नमस्कार दोस्तों, सरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोग के लिए हिंदी का धमाकेदार रिवीजन क्लास लेके आ गए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन भाषा शामिल नहीं है। तो ऑप्शन में हिंदी, मैथिली, उर्दू, भोजपुरी। तो देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कौन भाषा शामिल है, तो भोजपुरी नहीं है, क्योंकि देखिए भोजपुरी एक भाषा नहीं बल्कि एक बोलियां है। उसके बाद देखिए जितने भी आपको ऑप्शन में है, हिंदी हो गया, मैथिली हो गया, उर्दू हो गया, इन सभी को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। और आपको बता दें कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिला है। अब आपको बता दें कि भारत में देखिए सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोला जाता है और दूसरे स्थान पे जो है बंगाली भाषा बोला जाता है। अगर हम अपने बिहार में देखें तो बिहार में देखिए सबसे ज़्यादा जो है मैथिली भाषा बोला जाता है। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट बता दें कि देखिए मैथिली जो है पहले ये भाषा नहीं बल्कि बोलिया था, मगर उसे जो है बिहार में क्षेत्रीय भाषा का दर्जा मिल गया है, तो इसीलिए इसे भी जो है संविधान में मान्यता मिल गया था, ठीक ना, यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन देशज शब्द नहीं है। तो ऑप्शन में लोटा, कटोरा, झोला, गोदाम। तो देखिए निम्न में जो है देशज शब्द कौन नहीं है, तो गोदाम नहीं है। आपको बता दें कि गोदाम एक विदेश शब्द है। देखिए विदेश शब्द क्या होता है कि जिस अंग्रेजी शब्द या जिस विदेशी शब्द का हूबहू प्रयोग आप या समानार्थक प्रयोग आप हिंदी में करते हैं उसे विदेश शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप गोडाउन को गोदाम पढ़ते हैं या ऑफिसर को अफसर पढ़ते हैं, तो यह क्या हो गया, आप विदेशी शब्द को हूबहू जो है हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो यह हो गया विदेशी शब्द। उसके बाद देखिए लोटा हो गया, कटोरा हो गया और झोला हो गया, यह आपको देशज शब्द है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य किस संज्ञा का बोध कराता है। तो ऑप्शन में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो देखिए सूर्य किस संज्ञा का बोध कराता है, तो सूर्य जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराता है, क्योंकि देखिए सूर्य भी एक तारा है। अगर तारा की बात किया जाता तब वह जातिवाचक हो जाता, मगर उस जो है तारा में एक जो है सूर्य भी तारा है, इसीलिए यह क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद देखिए और भी तारा है, जैसे गैनीमीड हो गया, प्रेक्सिमा सेंचुरी हो गया, यह सब भी आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद देखिए भाववाचक संज्ञा में क्या आता है, तो सुंदरता हो गया, मोहब्बत हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, ईर्ष्या हो गया, यह सब भी आपको भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद देखिए समूहवाचक संज्ञा में भीड़ हो गया, सेना हो गया, गुच्छा हो गया, यह सब आपको समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। तो ऑप्शन में प्रेम, उत्साह, हास, शोक। तो देखिए श्रृंगार रस का जो है अस्थाई भाव क्या होता है, तो प्रेम होता है। आपको बता दें कि जो है रस के कितने अस्थाई भाव होते हैं, तो रस के आपको कुल 9 अस्थाई भाव हैं। उसके बाद देखिए आपको सभी ऑप्शन को बता देते हैं। इसमें आपका है उत्साह, ठीक है, तो उत्साह जो है वीर रस का अस्थाई भाव है। उसके बाद आपको हास है, तो हास हो गया आपको हास्य रस का अस्थाई भाव। उसके बाद शोक है, तो शोक जो है आपको करुण रस का अस्थाई भाव है। उसके बाद आपको बता दें कि श्रृंगार रस को जो है रसराज या रसपति भी कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन में कभी कभी दिखाई देना, कठोर परिश्रम करना, हराना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो देखिए गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो कभी कभी दिखाई देना। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए समुद्र मथना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो कठोर परिश्रम करना। उसके बाद आपको बता दें कि छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है हराना। उसके बाद देखिए आपको सूरत नजर आना, उसका जो है मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस समास के कोई भी पद प्रधान न हो उसे कौन समास कहते हैं। तो ऑप्शन में बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, क्रमधारय। तो देखिए यह कई बार बता चुके हैं और हमारे जितने भी ये आपको बता रहे हैं हमारे हिंदी के सेट से, यानी हमारे हिंदी के नोट्स से जो है हूबहू क्वेश्चन आ रहा है। तो हमारा जो भी बच्चे नोट्स ले लिए हैं तो आप लोग से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जितने क्वेश्चन हैं आप लोग से सभी क्वेश्चन बनना चाहिए। तो देखिए जिस समास से कोई भी पद प्रधान न हो उसे कौन
समास कहते हैं? तो बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए जिस समास में जो है संख्यावाचक का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। उसके बाद देखिए जिस समास में जो है बीच में डैश रहता है उसे क्या पहचानेंगे? तो द्वंद्व समास के रूप में पहचानेंगे। उसके बाद देखिए क्रमधारय समास है। तो क्रमधारय समास की परिभाषा होता है कि जिस समास का जो है पहला पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण हो उसे क्रमधारय समास कहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो ऑप्शन में क्रमधारय, द्वंद्व समास, द्विगु समास, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि अभी हम आपको ऊपर में बताए कि जिस भी समास में देखिएगा अधिकतर अगर डैश लगा रहेगा तो आप आंख मूंद के जो है द्वंद्व समास मारिएगा, ठीक ना। अब देखिए सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए क्रमधारय की परिभाषा पूछा जाता है, जैसा कि ऊपर बताए भी हैं कि जिस समास के पहला पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण हो उसे क्रमधारय समास कहते हैं। और देखिए द्विगु समास में होता है कि जिस समास का जो है सभी पद संख्यावाचक हो उसे कौन कहते हैं? तो द्विगु समास कहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग को क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो अब अगला क्वेश्चन है कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है? तो ऑप्शन में मैं, कौन, कोई, स्वयं। तो देखिए निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन हो गया? तो स्वयं हो गया। आपको बताते हैं कि देखिए जिस सर्वनाम से अपने आप का बोध होता है उसे जो है निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये हो गया, स्वयं हो गया, खुद हो गया, अपना हो गया और अपनी हो गया। उसके बाद सभी ऑप्शन को बता देते हैं। तो देखिए मैं जो हो गया आपको पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, कौन जो है आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, और कोई जो है आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि हम आप लोग को जो है बिहार बीएड का स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसा हम क्लास दे रहे हैं, चाहे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का हो, हिंदी का हो, जीके जीएस का हो बहु वैसे ही अपना नोट्स सेट किए हैं। तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप मेरा नोट्स जरूर लीजिए। ये मेरा नंबर है 7050387142। इस पर आप छोटा सा अमाउंट पेमेंट करके बस 99 रुपये आप मेरे ये नोट्स ले लीजिए। क्योंकि हम पूरा स्कोरिंग सब्जेक्ट जैसे जीके जीएस हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया और आपको हिंदी हो गया, इन सब का पूरा हम नोट्स दे रहे हैं। तो आप कहीं से भी तैयारी करने में नहीं चुके, क्योंकि इस बार कंपटीशन बढ़ गया है। आप थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे तो फिर एडमिशन से चूक जाएंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व दिशा किस संज्ञा का बोध कराता है? तो ऑप्शन में भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए पूर्व दिशा जो है किस संज्ञा का बोध कराता है? तो पूर्व दिशा, जैसे दिशा रहता तो वो जातिवाचक हो जाता है, मगर उस दिशा में एक दिशा पूर्व भी है तो पूर्व क्या हो जाएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया, ठीक ना। अब चलिए सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जैसा कि ऊपर भी बताए हैं कि सुंदरता हो गया, प्रेम हो गया, मोहब्बत हो गया, घृणा हो गया, ईर्ष्या हो गया, बुढ़ापा हो गया, यह सभी आपको भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया, चावल हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, सोना हो गया, यह आपको द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद देखिए जातिवाचक, अगर यहाँ दिशा रहता, फिर नदी रहता, पहाड़ रहता, तो यह आपको जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न हलंत और म हलंत ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन है? तो ऑप्शन में कंठ, तालु, नासिका, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम आपको बताए थे कि व्यंजन वर्ण के जितने भी लास्ट वाला वर्ण है या जिस भी वर्ण में हलंत लगा रहेगा वह कहाँ से बोला जाएगा? तो नासिका से बोला जाएगा। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन है? तो कंठ है। उसके बाद च वर्ग का उच्चारण स्थान जो है तालु है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? तो ऑप्शन में शब्द के पहले, शब्द के बीच में, शब्द के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? तो शब्द के जो है बाद होता है। आपको बता दें कि किसी शब्द के अंत में प्रत्यय लेके शब्द के अर्थों को बदल लेता है, ठीक ना। और आपको बता दें कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन में निराला, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, फणीश्वर नाथ रेणु। तो देखिए आपको बताएं कि विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास हैं। उसके बाद रामचरितमानस के भी रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि देखिए अनामिका हो गया, उसके बाद कुकुरमुत्ता हो गया, परिमल हो गया, इसके रचयिता कौन है? तो निराला जी हैं। उसके बाद यामा के लेखक जो है महादेवी वर्मा है। उसके बाद देखिए मेला अंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु है। अब देखिए इसमें हम जितने भी ये क्वेश्चन है उसके बाद जो भी साइड से हम डिस्कशन करा रहे हैं सभी ऑप्शन को हूबहू हमारे नोट्स में दिया हुआ है।
है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारा नोट्स लिए हुए हैं तो आप लोग से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए गलत होता है तो इसका मतलब है कि आप पढ़ नहीं रहे, ठीक है। तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो विज्ञान जानता है, यानी यह क्या हो गया कि आपको अनेक शब्दों के एक शब्द वाला क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, ज्ञानी, विज्ञानवेत्ता। तो देखिए जो विज्ञान जानता है इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वैज्ञानिक होगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के बोलियों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन में 2, 5, 10, 18। तो देखिए हिंदी के जो है बोलियों की संख्या कितनी है, तो 18 है। उसके बाद आपको बता दें कि हिंदी के उप बोलियों की संख्या कितनी है, तो 5 में ये 5 है। उसके बाद देखिए हिंदी को जो है जननी भाषा कौन है, तो संस्कृत है, और भारत में सबसे ज़्यादा जो है हिंदी बोला जाता है। उसके बाद देखिए विश्व में जो है हिंदी का ये जो है आपको तीसरा स्थान है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन में शुक्र, वरुण, मंगल, पृथ्वी। तो देखिए निम्न में जो है कौन स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए इसमें जो है आपको पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि हम आपको बताए थे कि जितने भी ग्रह है वो सब पुल्लिंग शब्द है। जैसे शुक्र हो गया, वरुण हो गया, मंगल हो गया, और देखिए पृथ्वी भी जो है ग्रह है, मगर पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, माता कहते हैं। कहते हैं ना कि ये धरती माता है। तो इसीलिए जो है जब इसे महिला का संज्ञा यानी स्त्री का संज्ञा दिया जाता है तो इसीलिए यह स्त्रीलिंग हो गया, यानी ग्रह रहते हुए भी यह स्त्रीलिंग हो जाता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सर्वाधिक अस्थायी भाषा है। तो ऑप्शन में मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी भाषा है, तो लिखित भाषा है। क्योंकि देखिए लिखित भाषा आप कहीं लिख दीजिएगा वो ज़्यादा दिन तक रहता है। उसके बाद देखिए जैसे मौखिक भाषा जो है प्रयोग करते मात्री यानी बोलते मात्री समाप्त हो जाता है। उसके बाद सांकेतिक भाषा भी जो है ये प्रयोग करते मात्री, मान लीजिए आप किसी को इशारा करते हैं, क्या उसे आप रख सकते हैं, कहीं नहीं रख सकते हैं। सिर्फ इशारा करते हुए ही यह खत्म हो जाता है। तो सबसे जो है सुदृढ़ भाषा कौन होता है, तो लिखित भाषा होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन संक्षेपण की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन में समास, सर्वनाम, विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से जो है संक्षेपण की प्रक्रिया कौन है, तो समास है। अब चलिए आप सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और आपको बता दें कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन है। तो ऑप्शन में रामायण, महाभारत, पद्मावत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हिंदी का जो है प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन है, तो पद्मावत है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा आदि महाकाव्य कौन है, तो रामायण है। और अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो महाभारत है। यानी आदि महाकाव्य हो गया रामायण, और जो है सबसे बड़ा महाकाव्य जो है महाभारत है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विपत्ति का विलोम शब्द क्या है। तो ऑप्शन में समृद्धि, हर्ष, आपत्ति, संपत्ति। तो देखिए विपत्ति का जो है विलोम शब्द क्या होता है, तो संपत्ति होता है। और आपको बता दें कि विपत्ति का और भी विलोम शब्द हो सकता है, जैसे दौलत हो गया, सुख हो गया, सौभाग्य हो गया, यह भी आपको रह सकता है। तो जैसा आपके एग्जाम में आए ऑप्शन में वैसा आप आंसर मारिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का हूबहू हमारे नोट्स में दिया गया पूरा कंटेंट है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, तो आप लोग से गलत नहीं होना चाहिए। और जो लोग नहीं जुड़े हैं तो आप हमसे ज़रूर जुड़ जाइए अपनी बेहतर तैयारी के लिए। बस आप छोटा सा 99 रुपया पेमेंट करके आप अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।